तो चलिए यहाँ पर हम शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में इन टॉपिक्स को देखेंगे। पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे, फिर अदर नेशनलाइज्ड बैंक अपार्ट फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन प्राइवेट बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक। तो प्राइवेट बैंक दो तरह के हमने देखे, इंडियन एंड फॉरेन, वो हम देखेंगे। देन आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स। तो ये शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्रीवियसली कॉल्ड एज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए इसको 1921 में एस्टेब्लिश किया गया था। इट इज आल्सो अंग्रेजों के जमाने का बैंक, ये भी अंग्रेजों के जमाने पे एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपने नोट किया हो तो एसबीआई आरबीआई से पहले आया था। एसबीआई आया था 1921 में, जबकि आरबीआई आया था 1935 में। तो एसबीआई आरबीआई से भी पहले आया था। तीन बैंक थे, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, जिनको मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। बाद में इसे नेशनलाइज कर लिया गया था 1955 में, और इसका नाम रख दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें से इंपीरियल वर्ड हमें हटाना था, तो इसकी जगह हमने रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे में। एंड एसबीआई इज द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया विथ ए 23% मार्केट शेयर इन इट्स असेट्स। तो जो भी टोटल बैंकिंग असेट्स हैं उसका 23% शेयर अकेले एसबीआई का है। बिसाइड्स हैविंग ए शेयर ऑफ अराउंड 25% इन द लोन एंड डिपॉजिट मार्केट। तो आज भी सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई बैंक। और यहां तक कहा जाता है कि जिस दिन एसबीआई बैंक डूब गया उस दिन हमारी इकोनॉमी भी धराशायी हो जाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बैंक। एक पॉइंट और है कि एसबीआई बैंक को एक नेशनलाइज्ड बैंक कहना गलत होगा। हम एक नेशनलाइज्ड बैंक किसको कहते हैं? जो पहले एक प्राइवेट बैंक था, फिर बाद में उसको पब्लिक बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में कन्वर्ट कर लिया गया, उसे हम एक नेशनलाइज्ड बैंक कहते हैं। लेकिन एसबीआई बैंक तो हमेशा से ही इंपीरियल गवर्नमेंट के अंडर रहा है। So it was already a state-owned financial institution in country since the time of inception. अब नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंक कंसोलिडेशन। एसबीआई की आपने सुनी होंगी, काफी ब्रांचेज हुआ करती थी, जैसे एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ऑफ पाटियाला, ऐसे काफी बैंक थे। तो इनको एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया है, जिसे हम बैंक कंसोलिडेशन कहते हैं। सो द आइडिया ऑफ बैंक कंसोलिडेशन वाज फर्स्ट गिवन इन 1998 बाय द सेकंड नरसिम्हन कमेटी। इसने 3 टियर स्ट्रक्चर रिकमेंड किया था कि सबसे पहले तो हमारे पास 3 लार्ज बैंक होने चाहिए, इंटरनेशनल प्रेजेंस एट द टॉप, मतलब ऐसे 3 बैंक हो जिनको हम ग्लोबल बैंक कह सके। वी रिक्वायर्ड दिस टाइप ऑफ बैंक। देखिए हमारी कंट्री की इकोनॉमी वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज में है, बट स्टिल वी डोंट हैव एनी बैंक विच इज पार्ट ऑफ टॉप 20। टॉप 50 में भी हमारा एक बैंक है, दैट इज ओनली एसबीआई, और वो भी कब आया? जब हमने मर्जर कंसोलिडेशन को अचीव किया। देन 8 to 10 नेशनल बैंक्स एंड ए लार्ज नंबर ऑफ रीजनल एंड लोकल बैंक्स। तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए, ऐसा सेकंड नरसिम्हन कमेटी का कहना था। पीजे नायक कमेटी आई थी 2014 में, उसने भी यहाँ पर जो स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं उनको मर्ज करने की बात कही थी, उनको प्राइवेटाइज करने की बात कही थी। तो इन सब कमेटी की रिकमेंडेशन को देखते हुए एसबीआई कंसोलिडेशन सबसे पहले कब किया गया? इन अप्रैल 2017, जहां पर 5 एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला। तो ये 5 बैंक थे, साथ में भारतीय महिला बैंक। इन सबको एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया था। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट आरबीआई, इट इज एसबीआई, ठीक है। तो इनको एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया था। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को 2008 में एंड स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को 2010 में एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया था। तो आज जो एक एसबीआई बैंक है, इसमें देखिए कितने सारे बैंक हैं। इसमें एसबीबीजे है, ऑफ हैदराबाद है, ऑफ ट्रावनकोर है, ऑफ मैसूर है, ऑफ पाटियाला है, ऑफ सौराष्ट्र है, ऑफ इंदौर है। ये तो हो गए स्टेट बैंक्स, इतने सारे तो। और उसके अलावा भारतीय महिला बैंक, इट इज आल्सो पार्ट इन दी एसबीआई बैंक। तो पहले जो अलग अलग बैंक हुआ करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8, जो पहले 9 बैंक थे, वो आज सिर्फ एक बैंक है। अभी अभी रिसेंटली इन अप्रैल 2020, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इसमें हमने 10 पीएसबीज को कंसोलिडेट करके 4 पीएसबीज में कन्वर्ट कर दिया है।
पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनको हमने पीएनबी में मर्ज कर दिया है। कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, अब ये कैनरा बैंक के नाम से जाने जाएंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक, इनको हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानेंगे। एंड देन फाइनली इंडियन बैंक एंड इलाहाबाद बैंक को भी हम इंडियन बैंक के नाम से जानेंगे। मतलब इलाहाबाद बैंक को हमने इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया है। तो पहले ये सब थे 10, अब हमारे पास है सिर्फ 4। ठीक है, तो फाइनली हम अगर देखें तो हमारे पास टोटल पीएसबीज कितनी बची? 12 पीएसबीज हमारे पास बची है। 6 तो मर्ज्ड है और 6 इंडिपेंडेंट है। मर्ज्ड में कौन कौन है? एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक। और इंडिपेंडेंट बैंक कौन कौन से हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो दीज आर दी 6 अदर बैंक। तो टोटल हमारे पीएसबीज हैं 12। इन फ्यूचर इन 6 इंडियन बैंक्स को भी मर्ज किया जाएगा। तो हो सकता है फ्यूचर में हमारे पास सिर्फ 8 to 10 नेशनल बैंक्स बचे। नाउ बेनिफिट्स ऑफ कंसोलिडेशन, अगर कंसोलिडेशन किया जाता है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड असेट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखिए जनरली यही कहा जाता है 1 + 1 2 नहीं बल्कि 3 होते हैं, जिसके लिए एक टर्म भी यूज की जाती है सिनर्जी इफेक्ट। ठीक है, कि 1 और 1 मिलकर 2 नहीं बल्कि 3 बनते हैं। तो जब बैंक्स का मर्जर किया जाता है तो उनकी रिसोर्सेज, उनकी असेट्स मर्ज हो जाती है, तो वो बड़े बड़े लेवल के लोन भी दे सकते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी, बैंक्स कैन कंप्लाई विद द बेसल 3 नॉर्म्स, क्योंकि सभी बैंक की कैपिटल जब मिल जाती है तो वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि कैपिटल एडिक्वेसी भी इंश्योर हो जाती है। क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल बैंक्स, तो ग्लोबल बैंक की जो हम बात कर रहे हैं दैट इज पॉसिबल थ्रू द मर्जर, थ्रू द कंसोलिडेशन। डाइवर्स पोर्टफोलियोज, लेसर चांसेस ऑफ फेल्योर। अब देखिए हर बैंक का अपना एक निश होता है, एक अपना एक क्रेडिट कस्टमर बेस होता है। तो जब अलग अलग ये क्रेडिट कस्टमर बेस मर्ज होता है तो डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है और वहां पर फेल होने के चांसेस कम रहते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द इम्पोर्टेंट सेक्टर्स, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब चूंकि कैपिटल बेस बढ़ चुका है, कैपिटल बढ़ चुकी है, लोन देने की कैपेसिटी बढ़ चुकी है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लोन्स भी यहाँ पर आराम से दिए जा सकते हैं। मोर प्रोफेशनलिज्म, मोर एफिशिएंसी, मोर अडोप्शन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो जब किसी बैंक का स्टेटस बढ़ता है, कैपेसिटी बढ़ती है, तो उसमें ग्लोबल प्रैक्टिसेस भी उसके लिए अडोप्ट करना काफी आसान हो जाता है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस एंड इश्यूज? सबसे पहला, मर्जर इज ए डिफिकल्ट टास्क, रेजिस्टेंस टू चेंज, ऑपरेशनल इश्यूज, क्लैश ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स। तो देखिए जितने भी बैंक के एम्प्लॉइज हैं वो जल्दी से तैयार ही नहीं होते कि आप कंसोलिडेशन कीजिए। इसके बाद ऑपरेशनल इश्यूज भी आते हैं कि किस बैंक का कितना शेयर रहेगा। क्लैश ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी कल्चर में ऑपरेट करता है, कोई अलग कल्चर में ऑपरेट करता है, किसी की अपनी अलग रिचुअल्स हैं, अपनी अलग फैसिलिटीज हैं, तो उनको भी मर्ज करना आसान काम नहीं है। टू बिग टू फेल। अब मान लीजिए एसबीआई मर्ज होने के बाद फेल हो गया तो क्या होगा? तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, हमारी पूरी इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी। सो दे आर टू बिग टू फेल। इफ ए मर्ज्ड बैंक फेल्स देन होल इकोनॉमी कम्स अंडर द थ्रेट। इट कैन लीड टू मोनोपोली और ओलिगैर्की, रिड्यूस्ड कंपटीशन। जब सारे बैंक मर्ज हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ 3-4 बैंक बचेंगे तो दैट इज ओलिगैर्की। तो वो 3-4 बैंक, इसका मतलब है कंपटीशन वहां पर रिड्यूस हो जाएगा। जो भी लोग डिपॉजिट बैंक में जमा कराने जाएंगे उनको लोअर इंटरेस्ट रेट पे डिपॉजिट्स जमा करवानी पड़ेंगी और उनको लोन भी हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। तो यहाँ पर कंपटीशन भी एंड हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ नेशनलाइज्ड बैंक। तो यहाँ पर एसबीआई के अलावा और दूसरे जो बैंक्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो ड्यू टू द बैंकिंग क्राइसिस इन 1913-1917 एंड द फेलियर ऑफ 588 बैंक्स in various parts of the country at the end of 1949, it was felt necessary to regulate and control commercial banks। तो देखिए जब हमें आज़ादी मिली उस समय काफ़ी सारे बैंक्स थे जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे थे और वो फेल भी हो रहे थे। देखिए जब भी कोई बैंक फेल होगा तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों ना हो, उसका नुकसान इकोनॉमी को होता है। जैसे अभी यस बैंक का केस आपने सुना होगा। यस बैंक एक प्राइवेट बैंक था, ये जब डूबने लगा तो यहाँ पर काफी लोगों के डिपॉजिट्स थे यस बैंक में, काफी लोगों को लोन यस बैंक ने दिया हुआ था। तो दीज आर दी वाइटल कोक्स इन द इकोनॉमी। तो कोई भी बैंक डूबता है तो उसका नुकसान पूरी इकोनॉमी को होता है।
तो इन सब चीजों को देखते हुए काफी प्राइवेट सेक्टर बैंक को नेशनलाइज किया गया। सो द बैंकिंग कंपनीज एक्ट वाज पोस्ट पास्ड इन 1949 विच लेटर बिकेम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और इसने हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। और सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ नेशनलाइजेशन वो था 1969 में। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने 19 जुलाई 1969 को 14 लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक को यहाँ पर नेशनलाइज कर लिया था, जिनके पास अराउंड 80% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स थे, तो दे वर वेरी क्रूशियल। इसके बाद 1980 में भी 6 मोर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। नाउ व्हाट आर द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनलाइजेशन? देखिए, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, एक प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक है वो हमेशा हाई प्रॉफिट के लिए काम करेगा, ठीक है, उसे कम्युनिटी वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। नाउ अगर हमने इसे पब्लिक सेक्टर में ट्रांसफर किया है, हमने इसे नेशनलाइज किया है, तो जैसे एग्रीकल्चर हो गया, रूरल एरियाज हो गए, डिसएडवांटेज सेक्शंस हो गए, इनको भी हम बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं। सो टू एनर्जाइज द प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, रूरल एरियाज, एसएमईज एट ए टाइम व्हेन द लार्ज बिजनेसेस डोमिनेटेड द क्रेडिट प्रोफाइल। जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे उनकी सबसे बड़ी कमी क्या थी कि उन्होंने लोन ज्यादातर बड़े कॉरपोरेट्स को ही दिया, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू हम इन सेक्टर्स को भी लोन दे पाए। टू चेक बैंक फेल्योर्स एंड स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज। अब मैंने जैसा पहले आपको बताया, अगर कोई बैंक फेल होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे आता है। अब चूंकि इनको नेशनलाइज कर लिया गया है, तो कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आती है कि किसी बैंक की कंडीशन खराब है, तो हमारी गवर्नमेंट उसमें कैपिटल लाकर उसे ऐसा होने से बचा सकती है। टू एंश्योर प्लांट डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। अब देखिए, इकोनॉमी के प्लान डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फिनेंशियल रिसोर्सेज। फिनेंशियल रिसोर्सेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक। तो ऐसी कंडीशन में बैंक को फिर नेशनलाइज किया गया। अब देखिए सक्सेसेस क्या है, हमने जब बैंक्स को नेशनलाइज किया है उससे हमें क्या फायदे हुए? इंक्रीज्ड आउटरीच, रूरल एरियाज, एग्रीकल्चर सेक्टर, वीमन, काफी एरियाज ऐसे हैं जिनको हम बैंक्स के साथ जोड़ सके। जॉब अपॉर्चुनिटीज, पब्लिक सेक्टर बैंक के एरियाज, इनके ऑपरेशंस जब अलग अलग एरियाज में बढ़े तो काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला। क्रेडिट टू दी प्रायोरिटी सेक्टर्स में जितने भी सेक्टर आते हैं उनको भी क्रेडिट अवेलेबल हुई। नो बैंक फेल्योर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब से हमने बैंक्स को नेशनलाइज किया है तो जितने भी बैंक नेशनलाइज हुए हैं उनमें आज तक कभी भी कोई भी बैंक फेल नहीं हुआ। फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीवमेंट्स, काफी लोगों के बैंक्स में अकाउंट खुले, उनको बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल रही, स्पेशली आफ्टर दी पीएम जन धन योजना, प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना। एंड देन फाइनली पब्लिक ट्रस्ट एक पब्लिक सेक्टर बैंक में ही सबसे ज्यादा होता है। लोगों के पास अगर दो ऑप्शन है, लेट्स से एक पब्लिक बैंक और एक प्राइवेट बैंक, दोनों सेम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं डिपॉजिट्स पे, तो नॉर्मली लोग पब्लिक सेक्टर बैंक को ही प्रीफर करेंगे। बट चैलेंजेस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। देखिए, एफिशिएंसी के मामले की जहां पर हम बात करें, दैट इज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो दैट इज बेस्ट इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में चूंकि वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, वहां पर कोई भी मिस्टेक टॉलरेट नहीं की जाती। कस्टमर सर्विसेज, आपने कई बार देखा होगा, आप एसबीआई में जाते हैं तो वहां का स्टाफ आपसे अच्छी तरह से बात नहीं करता, आपकी सुनवाई ही नहीं करता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक की सर्विसेज अप टू दी मार्क है। लो प्रॉफिटेबिलिटी, आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत कम इन पब्लिक सेक्टर बैंक में देखने को मिलेगी, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी काफी हाई रहती है। देन रिड्यूस्ड कंपटीशन, जनरली जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो सेम पॉलिसी लेकर चलते हैं। अगर हम सभी प्राइवेटाइज बैंक को नेशनलाइज कर लेंगे तो फिर वो कंपटीशन भी एंड हो जाएगा। एंड देन एनपीए इश्यूज, जितने ज्यादा एनपीएस पब्लिक सेक्टर बैंक में देखने को मिले हैं उतने प्राइवेट सेक्टर में देखने को नहीं मिलते। सो दीज आर द इश्यूज विद द नेशनलाइज्ड बैंक्स। नाउ प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक्स, तो अब ऐसे इंडियन बैंक्स जो प्राइवेट सेक्टर में है, द बैंक्स हुज मेजर शेयर ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय द प्राइवेट स्टेक होल्डर इज कॉल्ड एज द प्राइवेट सेक्टर बैंक। मान लीजिए कोई बैंक है जिसकी ज्यादातर शेयर होल्डिंग लेट्स से अंबानी जी के पास है, टाटा जी के पास है, तो उसे हम प्राइवेट सेक्टर का बैंक कहेंगे। दे आर ऑफ टू टाइप्स, पहले ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, दूसरे न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से हैं? जो नेशनलाइजेशन से बच गए, छोटे बैंक थे इसलिए बच गए, उनको हम ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक कहेंगे। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से हैं? जो अभी अभी एलपीजी रिफॉर्म्स मतलब 1991 के बाद एग्जिस्टेंस में आने लगे हैं।
एग्जाम्पल क्या है? HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक। यस बैंक इशू, अभी अभी यस बैंक का इशू हुआ था, तो वो हमारे लिए जानना थोड़ा जरूरी है। सो इन मार्च 2020 द RBI टू कंट्रोल ऑफ द यस बैंक विच हैड एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द बैड लोन। तो बेसिकली यहाँ पर यस बैंक में करप्शन का फंडा देखा गया था, जहां पर इनके जो CEO थे, ठीक है, मिस्टर राणा, तो उन पर काफी एलिगेशंस थे कि इन्होंने बैड लोन बहुत ज्यादा प्रोवाइड किए हैं, जिनसे ये बैंक फेल होने की कगार पर आ गया था। तो इसकी फिर कमान दी गई RBI को। RBI, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव फॉर ए रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। अब देखिए, गवर्नमेंट कभी भी किसी भी बैंक को डूबने नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें एक तो काफी लोगों का पैसा लगा हुआ है, दूसरा उससे इकोनॉमी को भी बहुत नुकसान होता है। तो हमारी गवर्नमेंट एक रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम लेकर आई, जिसमें टोटल 7 इन्वेस्टर्स थे इंक्लूडिंग SBI, और हमारी गवर्नमेंट को अराउंड 12,000 करोड़ रुपीस इस बैंक में लगाने पड़े। ओल्ड CEO को एक्सपेल कर दिया गया और नए CEO को रिक्रूट किया गया, और ये नए CEO कौन थे? जो SBI के प्रेजेंट CEO हैं, उन्हीं को ही यस बैंक का भी CEO अपॉइंट किया गया। नाउ प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक्स, तो अभी तक तो हमने प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक्स के बारे में देखा था, अब हम फॉरेन बैंक्स के बारे में देखेंगे। RBI इन 2005 रिलीज फर्स्ट एवर डॉक्यूमेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। तो देखिए, फॉरेन बैंक्स कोई नया फिनोमिना नहीं है, ओल्ड फिनोमिना नहीं है, इट इज वेरी न्यू फिनोमिना, ठीक है। सो फॉरेन बैंक्स दैट डिजायर टू ओपन ए ब्रांच इन इंडिया नीड टू अप्लाई टू RBI स्टेटिंग all the details about their shareholders, financial positions, etc. अब जितने भी फॉरेन बैंक इंडिया में आए हैं, उन पर रेगुलेशन करना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई भी बैंक इंडिया में बैंक ब्रांच ओपन करना चाहता है, तो उसके रिगार्डिंग RBI ने काफी रेगुलेशंस इशू किए हैं। मोस्ट ऑफ द फॉरेन बैंक्स आर फोकस्ड ऑन ट्रेड फिनेंस, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स, होलसेल लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ट्रेजर सर्विसेज। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जिनमें फॉरेन बैंक डील करते हैं। हम एक एक को देखते हैं। पहला है ट्रेड फिनेंस। ट्रेड फिनेंस का मतलब है कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ट्रेड है, उसके लिए लोन देना, ताकि हो सके, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है पिछले लेक्चर्स में। होलसेल लेंडिंग, जहां पर बड़े लेवल पे लेंडिंग की जाती है, बड़े लोन्स दिए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड फाइनली ट्रेजरी सर्विसेज, जहां पर लोगों के फिनेंसेस को मेंटेन किया जाता है, ट्रेजरी को मेंटेन किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? सिटी बैंक, HSBC, डोसे बैंक एंड अमेरिकन एक्सप्रेस। देखिए, ये जो HSBC बैंक है, इसको लेकर अभी काफी ज्यादा इशू हुआ था, क्योंकि यह न्यूज आई थी कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से HSBC बैंक में चाइना ने भी शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ली है। तो फिर इसे देखते हुए हमने FDI से रिलेटेड रेगुलेशंस निकाले कि अगर हमारे कोई भी नेबरिंग कंट्रीज FDI लेकर आते हैं, तो उनको हमारी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ताकि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को चाइना कंट्रोल ना कर पाए। रीजनल रूरल बैंक्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे केम इनटू बीइंग इन द 1970s। तो अराउंड 1975 के आसपास ये आइडिया जनरेट हुआ था। हमने बैंक्स को नेशनलाइज किया, काफी बैंक्स थे जो नेशनलाइज हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी यह देखा गया कि काफी रूरल एरियाज, एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा है, बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिल पा रही है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट आया रीजनल रूरल बैंक्स, कि क्यों ना हम ऐसे बैंक बनाएं जो स्पेसिफिकली रूरल एरियाज को टारगेट करें। सो दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स। सो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज टू द पीपल इन द रूरल एरिया, स्पेशली वीकर सेक्शन, जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स। ये भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का पार्ट है, और इनको नाबार्ड के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आरआरबीज को कौन रेगुलेट करता है? सो इट इज नाबार्ड। अब आरआरबीज में कंट्रीब्यूशन किस किस का कितना है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का है 50%, स्टेट गवर्नमेंट का है 15%, और इसमें एक स्पॉन्सर बैंक भी होता है जिसका शेयर है 35%, जैसे SBI हो गया। तो देखिए, हमेशा जो भी एक आरआरबी है, उसका एक स्पॉन्सर बैंक होगा, वो उसमें कैपिटल लगाएगा, दैट शुड बी 35%। वो उसको ट्रेन करेगा, उसके स्टाफ को ट्रेन करेगा, गाइड करेगा, उसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाएगा कि कैसे ये पर्टिकुलर आरआरबी अच्छे से फंक्शन करे। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक, इट हैज टू एक्ट एज एन स्पॉन्सर बैंक फॉर ए आरआरबी।
It is required to subscribe to the share capital, train their personnel, provide managerial and financial assistance. अब सोर्स ऑफ फंड, एक आरआरबी के लिए फंड कहां से आएंगे? पहला तो स्पॉन्सर बैंक प्रोवाइड करवाएगा, कुछ ओन फंड्स होंगे जो हमारी गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करवाएंगी, डिपॉजिट्स आएंगी, नाबार्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि नाबार्ड भी रूरल डेवलपमेंट वाले एरिया में काम करता है। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ फंड। अर्लियर आरआरबीज कुड लेंड ओनली टू द टारगेट ग्रुप इन द रूरल एरियाज, लेकिन 1997 से इनको अपने टारगेट ग्रुप से बाहर भी लैंडिंग की इजाजत दे दी थी। लेकिन इन पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन प्लेस की गई है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट इनके लिए है 75%। जनरली जो कॉमर्शियल दूसरे बैंक हैं उनके लिए यह टारगेट है 40%, बट आरआरबीज के लिए यह टारगेट रखा गया है 75%। एग्जाम्पल पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, ऐसे काफी बैंक हैं जिनको हम आरआरबीज कह सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स, तो यह तो बात ही देखिए कॉमर्शियल बैंक की। कॉमर्शियल बैंक पे मैं एक बार आपको पीछे फिर से लेकर चलूंगा, इसमें हमने कौन कौन से बैंक्स डिस्कस किए हैं। तो दीज आर दी कॉमर्शियल बैंक। सबसे पहले हमने यहाँ पर एसबीआई को देखा, ठीक है। इसके बाद हमने अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स को देखा, ठीक है। फिर हमने इंडियन प्राइवेट बैंक और फॉरेन प्राइवेट बैंक को देखा और फाइनली हमने आरआरबीज को देखा। तो दीज आर दी कॉमर्शियल बैंक। अब हमारा दूसरा सेक्टर है कोऑपरेटिव्स बैंक। तो अब हम कोऑपरेटिव्स बैंक को डिटेल में देखेंगे।